आज अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर और फिर शेयर बाजार के मोर्चे पर तीन बड़ी बातें हुई हैं। पहली बात तो सरकार ने सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को टैक्स में बड़ी छूट दी है, चाहे उनको ब्याज पर मिलने वाली छूट हो, चाहे उनके कैपिटल गेंस पर मिलने वाली छूट हो। अब उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में दिया गया है और सरकार का मानना है कि इससे विदेशी निवेशक ज्यादा आएंगे। इतना ही नहीं, जो विदेश में रहते हैं एनआरआई, पीओआई यानी भारत मुल्क के जो बाहर लोग रहते हैं, वो जो यहाँ निवेश करते हैं पीएमएस के जरिए भारत के सिक्योरिटीज में, भारतीय लिस्टेड कंपनियों में, उनके लिए निवेश की सीमा भी दोगुनी कर दी गई है। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि बाहर जो पैसा जा रहा था डॉलर के तौर पे, वो जाना थोड़ा सा कम हो जाए, रुक जाए और वहाँ से पैसा आना शुरू हो जाए। एक दूसरी बात ये हुई कि रिजर्व बैंक की पॉलिसी की घोषणा हुई। यहाँ पे किसी भी तरह के ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। उम्मीद भी यही की जा रही थी जिस माहौल में है, हालांकि कुछ चुनौतियां यहाँ पर जरूर जताई गई हैं। और तीसरी चीज कि सरकार ने जीडीपी के डेटा रिलीज किए हैं। चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7% से बढ़ाकर 7.8% कर दिया गया है। FY26 में जीडीपी ग्रोथ 7.1% से बढ़कर 7.7 होने का अनुमान जताया गया है, जो कह सकते हैं उम्मीद से बेहतर यहाँ पर। लेकिन इन सब चीजों को कैसे देखा जाए इकोनॉमी के मोर्चे पर, और इकोनॉमी अगर मजबूत होती है उसके संकेत मिल रहे हैं तो शेयर बाजार के मोर्चे पर। इसलिए आज हमने अपने शो में दो अर्थशास्त्रियों को बुलाया है और साथ ही साथ दो शेयर बाजार के दिग्गजों को बुलाया है ताकि आपको एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल सके। हमारे साथ है पिरामल फाइनेंस के चीफ इकोनॉमिस्ट देवोपम चौधरी साहब हैं, केयर एज रेटिंग की चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी सिन्हा जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय साहब हैं और SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में देवोपम आपसे करना चाहूंगा कि इन तीनों घटनाओं का जिक्र जो मैंने आपको किया, इसको इकोनॉमी के जो मौजूदा हालात है उसमें कैसे आप देख रहे हैं? ये सुबह जो आरबीआई का अनाउंसमेंट आया था और जो गवर्नमेंट का भी अनाउंसमेंट आया रिगार्डिंग टैक्स रिलैक्सेशंस, ये तो काफी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स है। रुपये का जो वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट, इट हैज बीन, मतलब काफी टाइम से ये डेप्रिसिएटरी एक ट्रैप में फंस चुका था एंड वी हैव सीन लेवल्स ऑफ 96 आल्सो गेटिंग ब्रीच्ड। तो उम्मीद यही है कि ये सब अनाउंसमेंट्स जो आज सुबह हमें सुनने को मिला है उसके वजह से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। और जैसे जैसे वी गेट, मतलब वो जो वॉर वाला सिचुएशन है गल्फ रीजन में, वो उसमें जैसे जैसे सुधार आएगा, दीज पॉलिसीज विल अगेन कम इन द फोरफ्रंट और इसके वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिवाइवल इन यूएसडी आईएनआर का उम्मीद मैं रखता हूँ। तो हाँ, ऑब्वियसली दीज आर ऑल वेरी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स। इनफैक्ट आपको याद रहेगा 2013 में भी ये जो एनआरआई का रिलैक्सेशंस बनाया गया था एंड देन उसके वजह से जो इन्फ्लोज हुआ था थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री काफी ज्यादा हुआ था। आई थिंक एज फार एज माय मेमोरी गोज, बिटवीन 2012 and 2014 the NRI investments increased from about $13 billion to about 20 or more than that, which was a significant jump. तो इसके ये जो हमारे प्रेसिडेंट्स है हिस्ट्री का, ये फिर से रिपीट होना चाहिए। बट ऑब्वियसली करंट जो माहौल है जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते, वो उसमें थोड़ा बहुत सुधार आ जाए, उसके बाद ही हमें ये सब इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं उसको कैसे आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर जो चिंताएं थी उसको थोड़ा सा दूर करता हुआ दिख रहा है? जो फॉरेन सेक्टर का इम्पैक्ट है, फॉरेन एक्सटर्नल सेक्टर का जो इम्पैक्ट है, उसमें थोड़ा राहत तो मिलेगा ही। और मुझे तो लगता है द एंटायर थिंग इज क्वाइट सीजनल। जैसे जैसे ये जियोपॉलिटिकल जो इशू है क्रूड को लेके, वो सुधरता रहेगा। ऑलरेडी फॉर द लास्ट 1 वीक क्रूड $100 पर बैरल के नीचे आ चुकी है। हमारा इंडिया का जो परचेज कॉस्ट है वो भी पहले मई महीने में एवरेज था लगभग $107 पर बैरल, वो जून में कम होके 98 या $99 पर बैरल पे आ चुकी है। तो ये सुधार तो ऑलरेडी हो रही है। इसके ऊपर अगर जब ये पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आती है तो डेफिनेटली सब मिल मिला के वी विल सी सम वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मेरा मानना है। बट ऑब्वियसली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें 2-3 महीना और लगेगा। बशर्ते ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस में एक डेफिनेट सुधार हमें अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर दिखने को मिलना चालू हो जाए।
रजनी सिन्हा, दरअसल इसमें दो चीजें जो मैं देख रहा था पिछले कई हफ्तों से या फिर कहें कई महीनों से। एक चिंता सबसे ज्यादा जताई जा रही थी कि एक्सटर्नल फैक्टर का प्रेशर इकोनॉमी पे कितना ज्यादा होगा, कितना असर डालेगा। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करें, जो काफी हद तक इनपुट कॉस्ट उनका काफी ज्यादा महंगा होता जा रहा था। तो अभी जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, जिसमें जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.8% कर दिया गया है। दूसरी चिंता यह थी कि फॉरेक्स काफी ज्यादा आउटफ्लो हो रहा था, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो सरकार ने एफआईज के लिए टैक्स छूट यहां पे करने का ऐलान किया है। तो ये दो बड़े कंसर्न जो थे, उस कंसर्न दूर होता दिख रहा है या फिर वो कंसर्न थोड़ा सा कम होता दिख रहा है कि नहीं अब? लक्ष्मण जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीडीपी ग्रोथ का जो नंबर आया है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा है। तो थोड़ा कंसर्न तो कम हुआ है, लेकिन साथ-साथ मैं ये कहना चाहूंगी, फोर्थ क्वार्टर में बहुत इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड भी नहीं था, क्योंकि एक्चुअली वेस्ट एशिया क्राइसिस का इम्पैक्ट मार्च में शुरू हुआ, और वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्च के मंथ में इम्पैक्ट दिखेगा, बिकॉज कंपनीज के पास इन्वेंट्रीज थी और वो मार्च का मंथ वो मैनेज कर सके हैं। तो इनफैक्ट क्राइसिस का, वेस्ट एशिया क्राइसिस का इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट ईयर दिखेगा, FY 27 में दिखेगा, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में स्पेसिफिकली दिखेगा। बट हैविंग सेड दैट, हाँ, फोर्थ क्वार्टर का नंबर फिर भी हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया है, जो कि ये शो करता है कि इकोनॉमी का रेजिलियंस काफी अच्छा है। अगर आप देखें फोर्थ क्वार्टर का नंबर डिटेल में, तो सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छा किया है। और हम देख रहे हैं ना सिर्फ फोर्थ क्वार्टर में, अदरवाइज भी अगर आप देखें तो इंडिया का सर्विसेज सेक्टर काफी रेजिलियंस शो कर रहा है। तो इवन इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रहा है एक्सटर्नल सेक्टर के डेवलपमेंट से, सर्विसेज सेक्टर बूस्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, अगर हम एक्सपेंडिचर साइड से देखें, तो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ काफी अच्छा आया है। और जबकि अगर हम सेंट्रल फाइनेंसेस देखें और स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंसेस देखें, तो फोर्थ क्वार्टर में ये दोनों का एक्सपेंडिचर अच्छा नहीं रहा है। फिर भी जीडीपी का डेटा दिखा रहा है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ काफी अच्छा हुआ है। तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर है, बिकॉज इसका मतलब ये भी हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, व्हिच इज अ पॉजिटिव थिंग। तो ओवरऑल मैं ये अपने आप कहूंगी में इकोनॉमी का, हाँ, ये अपने आप बड़ा इंडिकेशन है कि अगर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ ये दिखता है, तो ये अपने आप अच्छे अच्छे संकेत हैं। आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया कि सर्विस सेक्टर में एक मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है। मैं देख रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 9.3 से बढ़कर 10.7 की बात कर रहे हैं, लेकिन एग्री ग्रोथ कम हो रहा है, 4.2 से घट के 3% जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ कम हो रहा है, माइनिंग सेक्टर ग्रोथ कम हो रहा है, लेकिन सर्विस सेक्टर का बढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसका असर सर्विस सेक्टर पर शायद कम दिखे, और आगे चलकर अल नीनो जैसे इफेक्ट अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पर देखने को मिलता है तो सर्विस सेक्टर उसको कितना मैनेज कर पाएगा। रजनी, आपने बिल्कुल सही कहा, सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ अच्छा रहा है। आगे चल के हमें इम्पैक्ट वेस्ट एशिया क्राइसिस का इकोनॉमी में बिल्कुल दिखेगा। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि FY 27 में जीडीपी ग्रोथ अराउंड 6.7% होगा, जो कि थोड़ा आरबीआई के प्रोजेक्शन से थोड़ा ज्यादा है। आरबीआई ने 6.6 का, हमारा 6.7 है। ये assumption जल्दी क्राइसिस खत्म होगा, क्रूड ऑयल प्राइस का एवरेज $90 रहेगा पूरे साल के लिए। पर अगर ये क्राइसिस लिंगर करता है, तो अगर $100 रहता है एवरेज, तो जीडीपी ग्रोथ लोअर होगा, तब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6.5। अगर उससे ज्यादा रहा तो हमने डिफरेंट सिनेरियो एनालिसिस किया है। अगर क्रूड ऑयल प्राइस उससे भी ज्यादा, अगर ये क्राइसिस एग्रेवेट होता है, तो जीडीपी ग्रोथ 6% तक भी जा सकता है। तो वो है हमारा वेस्ट एशिया क्राइसिस का इम्पैक्ट। कितना सर्विसेज सेक्टर सपोर्ट कर सकता है? हाँ, सर्विसेज सेक्टर सपोर्ट करेगा, बट अगर साथ-साथ अगर ये वेस्ट एशिया क्राइसिस काफी लंबा चलता है, तो उसका इम्पैक्ट हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे दिखेगा। उसका इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में वाइडनिंग होती है, अगर हमारा एनर्जी इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ता है, तो वो सब का इम्पैक्ट डेफिनेटली इकोनॉमी पे दिखेगा, इवन इफ सर्विसेज सेक्टर डज वेल। तो जबकि हम कह रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्शन 6.7% है, बट इसमें डाउनवर्ड रिस्क है, बिकॉज अभी भी काफी अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी में, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कि वेस्ट एशिया क्राइसिस कब एंड होगा, किस फॉर्म में एंड होगा। अगर चाहता है और उसके बाद मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगा कि सप्लाई, एनर्जी सप्लाई मेंटेन होगा कि नहीं,
तो उस सिचुएशन में क्रूड ऑयल प्राइस हाई ही रहेगा। वेस्ट एशिया क्राइसिस अगर एंड हो जाता है उसके बावजूद, तो वो सबका इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी यही बात कही है जब जीडीपी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो एक बड़ा फैक्टर होगा आने वाले दिनों में ग्रोथ मोमेंटम को बरकरार रखने में, कितना कामयाब रहता है या फिर क्या यहाँ पे डेंट कर पाता है। लेकिन आप दोनों लोग, रजनी मैम और देवपम साहब, आप दोनों लोग जो सोचते हैं ना उसका सीधा सा आईना या फिर कहें कि थर्मामीटर होता है शेयर बाजार। और शेयर बाजार के दो दिग्गज हमारे साथ हैं, सुदीप सर हैं और पंकज जैन साहब हैं, जो रेगुलर हमारे शो में आते भी रहे हैं पहले। सुदीप सर, आपसे सबसे पहला सवाल कि अच्छी खबरें आई लेकिन बाजार बड़ा ठंडा रहा। देखिए, दो चीज पंकज जी मैं यहाँ पे सॉरी लक्ष्मण जी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। पहली बात है पंकज जी भी हैं वैसे शो में। दो समस्या था। एक तो करेंसी का लगातार डिप्रिसिएशन जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी इसका आता है। साथ में जीडीपी का जो ग्रोथ का स्लो डाउन उसका भी समस्या था। तो आरबीआई ने अपने तरफ से करेंसी को मजबूत करने के लिए जो कदम हो सके वो लिया। उसमें और सरकार का भी उसमें हेल्प मिला। तो जैसे आप जिक्र कर रहे थे, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टैक्सेशन निकाल दिया गया है, इंटरेस्ट या कैपिटल गेन्स टैक्स निकाल दिया गया है, विथहोल्डिंग टैक्स हटा दिया गया है। तो जितने सारे फ्रिक्शन थे, जो विदेशी निवेशक है वो जीसेक पे जब निवेश करते थे उस पे जो फ्रिक्शन टैक्स रिलेटेड, विथहोल्डिंग टैक्स रिलेटेड, वो हटा दिया गया है ताकि उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट स्मूथ हो जाए। साथ में एफसीएनआर डिपॉजिट में जो बैंकों के लिए जो हेजिंग का आरबीआई ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हेजिंग का लिया है, उससे एक बहुत बड़ा रकम इकट्ठा होने की संभावना है। 2013 में जब सिमिलर सिचुएशन था तो तभी सिमिलर स्टेप्स लिए गए थे और उससे जितना मुझे याद है लगभग $30 बिलियन आया था और वो करेंसी को स्ट्रेंथन करने में बहुत ही हेल्प किया था। तो मुझे लगता है करेंसी के लिए जो करना था आरबीआई की तरफ से वो किया गया है और आज करेंसी में उसका रिफ्लेक्शन भी देखने को मिला है। करेंसी डेफिनेटली इंप्रूव किया है। अब रही बात ग्रोथ की, ग्रोथ के लिए कुछ करना आरबीआई की तरफ से अभी पॉसिबल नहीं था, मैं ये मानता हूं, क्योंकि ग्रोथ के लिए करना होता तो इंटरेस्ट रेट कम करने की बात आती है, उसका तो सवाल ही नहीं है। डिस्कशन था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा या नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में इंटरेस्ट रेट कम करना, ग्रोथ को हेल्प करना आरबीआई के बस की नहीं है और आरबीआई से एक्सपेक्टेड भी नहीं है। तो ग्रोथ के लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। हाँ, बैंकों के लिए ये एफसीएनआर में जो हेजिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट जो आरबीआई ले रहा है, इसके चलते बैंकिंग क्षेत्र में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला, जिसका रिफ्लेक्शन शेयर मार्केट में भी आज आप लोगों ने सबने देखा है, हम लोगों ने। तो बैंकिंग शेयर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, पर बाकी सेक्टर में इसका इतना ज्यादा असर, आरबीआई पॉलिसी का असर नहीं देखने को मिला और एक्सपेक्टेड भी नहीं था अगर आप पूछेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या, जैसे हमारे को पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे थे, जो गल्फ वॉर चल रहा है उसका, ऑयल प्राइसेस का, इन्फ्लेशन का, एल नीनो का, ये सारे चीज मार्केट के कंसर्न में से है और वो कंसर्न में कोई कंसर्न दूर नहीं हुआ। करेंसी वाला कंसर्न कुछ हद तक दूर हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज वाला कंसर्न दूर हुआ, पर मार्केट के जो रिलेटेड स्ट्रक्चरल कंसर्न्स है वो दूर नहीं हुआ। इसीलिए मैं मानूंगा कि मार्केट ने इतना बहुत ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं दिखाया और ये एक्साइटमेंट तभी आएगा जब वेस्ट एशिया में वार खत्म होगा। और ये भी मैं लक्ष्मण जी पहले भी आपके साथ बात कर चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, और वेस्ट एशिया में मान लीजिए वार खत्म हो गया, बहुत मार्केट बहुत एक्साइटेड होगा, पर वो एक्साइटमेंट भी शॉर्ट टर्म के लिए होगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग को अपना जो प्रॉब्लम है, हमारा जो खुद का प्रॉब्लम है, एल नीनो, मॉनसून का कमी होना, उसके कारण इकोनॉमी में नेगेटिव इंपैक्ट, ऑयल प्राइसेस $60-65 से $90 के आसपास हो जाना, क्योंकि $90 के आसपास ही रहेगा इस साल, और उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है इन्फ्लेशन पे, इकोनॉमी पे, वो सब हम लोगों को झेलना पड़ेगा ये पूरा फिस्कल ईयर। तो मार्केट के कंसर्न में वो रहेगा और मैं इसीलिए मार्केट में बहुत बड़ा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं देख रहा हूं। वेस्ट एशिया वार खत्म होगा, एक बार मार्केट छलांग लगाएगा, पर उसके बाद अगेन मार्केट विल बी मूविंग इन ए रेंज जब तक बाकी सब कंसर्न खत्म नहीं होगा एंड कॉर्पोरेट रिजल्ट्स कम स्टार्ट कमिंग
इन ए बहुत ही रोबस्ट मैनर, जो कि शायद थर्ड क्वार्टर से चालू हो सकता है अच्छा कॉर्पोरेट रिजल्ट आना। फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर तो हम लोगों को थोड़ा बहुत भूलना ही पड़ेगा। नहीं, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर तो ये मान के चलना होगा ना कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, क्रूड ऑयल प्राइसेस है, उसका इम्पैक्ट आपको फर्स्ट क्वार्टर में दिखेगा। जैसा कि रजनी अभी कह भी रही थी कि फर्स्ट क्वार्टर एक क्रूशियल होगा, तो वो तो हमें लगता है कि आप लोग फैक्टर इन करके चले ही जाएंगे जब तक रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तब तक। लेकिन इस बीच अभी जो कंसर्न थे वो आपके हिसाब से बहुत कम होता हुआ दिख नहीं रहा। पंकज जैन साहब, आपके लिए भी कंसर्न बना हुआ है? नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। नमस्कार। देखो लक्ष्मण जी, गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए हैं, आई थिंक माइक्रो लेवल पे आई थिंक ये कदम ठीक है, बट अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें, अगर हम देखें एफआईज का जिस तरह से रवैया रहा है, आई थिंक ऑन अ गुड डे, ऑन अ बैड डे, ऑन अ अगली डे, आई थिंक हर दिन दे हैव बीन सेलिंग। अगर हम पिछले 10 दिन का भी रुझान देखें, पिछले 10 दिन में से भी 9 दिन दे हैव बीन कंसिस्टेंटली सेलिंग एंड दे बीन सेलिंग बिग। पिछले 10 दिन में भी करीब 50,000 या 51,000 करोड़ का इक्विटी में वो सेलिंग कर चुके हैं। दैट इज द काइंड ऑफ फ्लो दैट इज हैपनिंग फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड। और अगर हम देखिए, अगर मैं 1 मिनट में सम अप कर सकूं पिछले 1.5-2 साल में, आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड विद, आई थिंक जब 2024 के एंड में हमारी मार्केट की वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, आई थिंक इट्स द सेल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। उसके बाद यूएस ट्रेड टैरिफ के इश्यूज हो गए थे, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, उसके थोड़े दिन बाद आई थिंक अगर हम देखें जो अब गल्फ वॉर का इफेक्ट आया है, और उसके बाद जो क्रूड का इफेक्ट आया है। सो आई थिंक थिंग्स हैव बीन काइंड ऑफ एडिंग ऑन टू थिंग्स। उसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू है, हमारे पास एआई नहीं है। आई थिंक द काइंड ऑफ growth patterns that have been seen in neighboring countries, जो 10-12 रेलेवेंट इक्विटी मार्केट्स हैं ग्लोब की, अगर देखें तो ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडिया पे ही सबसे ज्यादा इन चीजों का असर है, चाहे वो गल्फ वॉर हो, चाहे क्रूड हाई हो, नॉन एआई हो। आई थिंक इंडिया इज द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग मार्केट, चाहे वो छोटी देश हो, ताइवान हो, वियतनाम हो, कोरिया हो, जापान हो, चाइना हो, यूरोप हो, एंड मदर ऑफ ऑल मार्केट यूएस। आई थिंक इन अ स्मॉलर वे ऑल दोज मार्केट्स आर डिफाइंग ग्रेविटी, और इंडिया पे ही सारा असर है। सो इन सब चीजों का समीकरण देखें तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम विल नॉट बी और कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन अ सिंगल डे। What RBI has done today, what government of India has done today with G6, I think these are smaller babies which would definitely help out in a smaller micro way. But क्या ये एक जनरल आउटफ्लो ऑफ फंड्स हैं उसको रोक पाएंगी? डेफिनेटली ठीक है। जिस तरह से हम देख रहे थे डॉलर में, रुपी डॉलर में जिस तरह से रुपी में वीकनेस आ रही थी, ठीक है, उस रुपी वीकनेस को ये ज़रूर स्टेम करेगा, रोकेगा। हो सकता है रुपी 1-1.5 रुपये और भी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि जिस तरह के कदम उठाए हैं। आई वाज रीडिंग कि शायद जनरली एक एक्सपेक्टेशन है करीब 20 से 30 बिलियन डॉलर इन अ ईयर, एंड मे बी इन नेक्स्ट 2 years वी कुड एक्सपेक्ट अबाउट 50 बिलियन डॉलर्स इनफ्लो इनटू द कंट्री। सो दीज आर स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन। बट अगर विज़ इक्विटी की बात करें, क्या इससे हमारी काफ़ी दिक्कतें ख़त्म हो गई या कम हो गई? आई एम स्टिल वेरी स्केप्टिकल। और अगर हम देखें जिस तरह का जीडीपी का आंकड़ा आया, आई थिंक डेफिनेटली ऑन अ पॉजिटिव साइड काफ़ी सरप्राइज हुआ है। जितने भी इकोनॉमिस्ट या एनालिस्ट थे, उनके जो एस्टिमेट थे उससे करीब 0.5%, 50 बेसिस पॉइंट ऊपर आया है। बट वेदर दिस फिनोमिना वुड बी अवेलेबल टू अस इन Q1, Q2 ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, आई थिंक सबका ये मानना है कि ये नहीं हो पाएगा। सो थिंग्स आर स्टिल वेरी मर्की, अभी भी काफ़ी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। और उसकी सबसे बड़ा जो आई थिंक कुड बी अ पॉजिटिव ट्रिगर, कुड बी अ डिसेंट एंड क्लोजर टू द गल्फ वॉर। अगर गल्फ वॉर डिसेंटली क्लोज होती है ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, आई थिंक दैट वुड बी अ बिगर कैटलिस्ट, बिगर ट्रिगर, along with whatever government is doing. एक एक्सपेक्टेशन ये भी थी मार्केट में। सुदीप सर ये कह रहे हैं कि गल्फ वॉर रुक भी जाता है तो मार्केट में थोड़े समय के लिए एक बाउंस बैक आएगा, तेजी आएगी, लेकिन फिर से घरेलू जो चिंताएं हैं वो ज्यादा हावी हो जाएंगी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आई थिंक मैं भी शायद उसी कैंप में हूँ। एक धारणा है कि अगर गल्फ वॉर, एक तो गल्फ वॉर अगर थमता भी है तो आई थिंक जिस तरह की हम ब्रिकमैनशिप देख रहे हैं, टू एक्सपेक्ट कि बड़ा परमानेंट सीज फायर हो जाएगा, उसमें रोज एक प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। उसके बाद सभी जो क्रूड के एक्सपर्ट हैं ये कह रहे हैं कि अगर गल्फ वॉर थम भी जाता है, टू एक्सपेक्ट क्रूड टू फॉल बैक इमीडिएटली ऑन सब 80 काइंड ऑफ लेवल्स, दैट बी अ वेरी लॉन्ग टास्क। और क्रूड अब शायद ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस $90 के ऊपर हो गया। सो दैट विल कीप ऑन अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी। सो इन सब चीज़ों का समीकरण ये है, आई थिंक वील हैव टू बी कॉशियस।
और उससे जैसे मैंने कहा कि जो AI बूम चल रहा है, एक जो द काइंड ऑफ ग्रोथ पैटर्न दैट कैन बी सीन, अगर आप देखें यूएसए में इन स्पाइट ऑफ द बिगर कैनवस ऑफ बैलेंस शीट, उस पर भी 35% की कंपनी ग्रोथ दे रही है, तो व्हाई नॉट? डेफिनेटली जो फ्लोटिंग मनी है दैट विल टेंड टू सेल कंट्रीज लाइक इंडिया एंड गेट बैक इनटू कंट्रीज लाइक यूएसए। पंकज जैन सर, मैं एआई पे आऊंगा, क्योंकि एआई पे एआई के जो एंथ्रोपी के को फाउंडर, उनका बयान बड़ा कल से वायरल हो रखा है कि अब एआई पे हमें स्पीड ब्रेक लगाने की जरूरत आ गई है, समय आ गया। इस पे मैं चर्चा करूंगा आगे चल के, चूंकि काफी इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है बाजार का। लेकिन एक सवाल जो आप चारों से पूछूंगा मैं, देवोपम सबसे पहले आपसे, कि ये जो गवर्नमेंट ने एफआईआईज के लिए टैक्स छूट देने का ऐलान किया है, इससे दो चीजें, कि कितना पैसा आ जाएगा या फिर पैसा जाने का जो सिलसिला है वो रुक जाएगा, रूपी डॉलर पे क्या इसका कुछ असर लॉन्ग टर्म में पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? क्योंकि पिछले कई दिनों से ये कहा जा रहा था कि रूपी काफी ज्यादा कमजोर हो गया, इस वजह से भी एफआईआईज पैसा निकाल के जा रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका 3 लेवल पे इम्पैक्ट आने वाला है। फर्स्ट, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा, इसके वजह से द एपेटाइट अमंगस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए है वो थोड़ा सुधरेगा। सो एंड यूएसडी इन्फ्लोज बढ़ेगा, बट ये फिलहाल थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इम्प्रूव नहीं होता है तो ये वाला इम्पैक्ट शायद हमें उतना ना देखने को मिले। सेकेंड इम्पैक्ट ये होगा कि दिस ब्रिंग्स अस क्लोजर टू गेटिंग इंक्लूडेड इन बॉन्ड इंडेक्सेस। बॉन्ड इंडेक्स जैसे कि जेपी मॉर्गन हो गया, या फिर मॉर्गन स्टैनली हो गया, MSCI हो गया, या फिर ब्लूमबर्ग हो गया। ये बॉन्ड इंडेक्स में अगर इंडियन जी से जितने ज्यादा बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड होंगे, उतने ही ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए फॉरेन इन्फ्लोज गारंटीड हो जाएगा, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि ये सारे इंडेक्सेस को फॉलो करती है। एंड एक मेजर प्रॉब्लम इंक्लूजन का ये था अक्रॉस दीज बॉन्ड मैनेजर्स वाज कि हमारा टैक्स इश्यूज। सो ये टैक्स इशू अब जबकि नहीं रहा, तो ये बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, आई थिंक विल गेट मोर इंक्रीजिंगली इंक्लूडेड इन दीज बॉन्ड इंडेक्सेस। और थर्ड और सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट होगा वो डोमेस्टिक लिक्विडिटी के लिए होगा, क्योंकि देखिए ये जो क्राइसिस हो रहा है इसके वजह से ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इस साल बढ़ेगा, सब्सिडीज में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बीट फर्टिलाइजर या फिर फूड या राशन एक्सेट्रा। गवर्नमेंट को पब्लिक केपेक्स कंटिन्यू रखना पड़ेगा, बिकॉज प्राइवेट केपेक्स का जो एक रिवाइवल हो रहा था दिसंबर क्वार्टर में, वो शायद हाई कैपिटल कॉस्ट की वजह से इस साल फिर से स्लो डाउन पे चला जाए, तो पब्लिक केपेक्स करना पड़ेगा। सो जिसके वजह से फिस्कल डेफिसिट में जो एक स्लिपेज का चांस काफी हाई हो गया है। और अगर फिस्कल डेफिसिट में स्लिपेज होता है FY27 में, तो गवर्नमेंट को फिर ज्यादा बोरो करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करना मतलब प्राइवेट बोरोवर्स के लिए पैसा कम रहना, विच टेक्निकली हम लोग इसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट जिसे कहते हैं। तो ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट उतना ज्यादा शायद ना हो, बिकॉज अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स का एपेटाइट फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स बढ़ जाती है ये सब अनाउंसमेंट्स के वजह से, तो शायद ये जो एक्सेस बोरोइंग का बर्डन है ये एंटायरली डोमेस्टिक मार्केट पे नहीं आए। सम फॉरेनर्स विल आल्सो पिक अप दीज बॉन्ड्स, तो कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए पैसा ज्यादा बच जाए मार्केट में। कॉर्पोरेट बोरोवर्स को उतना ज्यादा कीमतें ना चुकानी पड़े इन टर्म्स ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स जितना हम लोग सोच रहे थे, बिकॉज ऑफ द स्लिपेजेस इन फिस्कल डेफिसिट। सो ये 3 लेयर में इंपैक्ट आने वाला है, एंड ऑल 3 आर वेरी पॉजिटिव। ऑब्वियसली ये इमीडिएट नहीं होने वाला है, इसके लिए हमें जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को वेट करना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थोड़ा और कम हो जाए फ्रॉम वेयर दे आर टुडे। रजनी, आप इसको कैसे देख रहे हैं, खासतौर से रूपी डॉलर रिलेशन को लेकर के या फिर आउटफ्लो को लेकर के, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में? सो लक्ष्मण जी, रूपी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही था जो हम कैपिटल आउटफ्लोज देख रहे थे। और अगर हम देखें तो जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है तब से अराउंड FII आउटफ्लोज अराउंड 24-25 बिलियन डॉलर हमने FII आउटफ्लोज देखा है। और इस बार इस क्राइसिस को अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस क्राइसिस से, क्योंकि कभी भी कोई क्राइसिस होता है तो FII आउटफ्लोज तो होता ही है,
बट इस क्राइसिस में प्रॉब्लम ये था, और भी ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा था क्योंकि इस बार हमारा नेट एफडीआई फ्लोज भी स्ट्रांग नहीं है। ग्रॉस तो ठीक ठाक आ रहा है एफडीआई, लेकिन अगर हम नेट देखें तो नेट एफडीआई फ्लोज अगर लास्ट ईयर का हम डेटा देखें तो अराउंड $7.7 बिलियन है। जबकि हम अगर 2-3 साल पहले का हम देखें तो बेसिस पे अराउंड $30-31 बिलियन नेट एफडीआई फ्लोज आ रहा था इकोनॉमी में। उससे ये घट के अराउंड $7.5 बिलियन हो गया है। तो ये कैपिटल फ्लोस एक बड़ा प्रॉब्लम था, और यही कोशिश किया है गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने उसको टारगेट करने का कि हम क्या स्टेप्स लाएं जिससे कि कैपिटल फ्लोज इंप्रूव हो। बिकॉज रुपी को कंट्रोल करने के लिए, उसका जो शार्प वीकनिंग हम देख रहे थे उसे कंट्रोल करने के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी था। तो इस मेजर से डेफिनेटली कैपिटल फ्लोज तो इंप्रूव होगा। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ और भी कंसर्न्स है मार्केट में, जैसे कि ये एआई स्टोरी जो कि इंडिया में मिसिंग है। और हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम एफआईआई फ्लोज देखें तो काफी सारा बाकी कंट्रीज में जा रही है बिकॉज ऑफ एआई इन्वेस्टमेंट के कारण। तो और वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। तो उसमें तो इंडिया लूज आउट कर रहा है और वो पैसा फिर इंडिया में नहीं आएगा, तो वो कंसर्न्स रहेगा ही। और साथ साथ ये हाई क्रूड ऑयल प्राइस और उसका इम्पैक्ट एशियन कंट्रीज में, स्पेसिफिकली इंडिया जैसे कंट्री में काफी उसका कंसर्न है। तो कैपिटल फ्लोज, एफआईआई फ्लोज इक्विटी मार्केट में कंसर्न रहेगा। थोड़ा इंप्रूव होगा डेट मार्केट में बिकॉज ऑफ दीज मेजर्स, बट इक्विटी में तो कंसर्न रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, इस मेजर के कारण जो भी इम्प्रूवमेंट होगा उसके कारण रुपी को काफी सपोर्ट मिलने वाला है। रुपी ऐसे भी काफी वीकन हो चुका था और काफी जो नेगेटिव जो भी न्यूज है वो सब फैक्टर इन हो चुका था। तो आई थिंक इससे रुपी को सपोर्ट मिलेगा और हम यहाँ से रुपी में कुछ अप्रिसिएशन देख सकते हैं। ऐसे भी हमारा अगर हम देखें पूरे साल का हमारा व्यू था कि रुपी 92-93 जा सकता है। और ये अगेन हमारा इसमें assumption है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस अगर एंड हो जाता है जल्द ही, तो उस पॉजिटिव न्यूज से रुपी को सपोर्ट मिलेगा। बट रियली वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में कुछ बोलना तो बहुत डिफिकल्ट है कि आगे चल के ये कैसा क्या होने वाला है। उस कैपिटल फ्लो इंप्रूव होता है तो उससे रुपी को डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा और हम रुपी को यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथनिंग को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। और अभी तक तो अनुमान था इनको कि 90 से 93 के आसपास रहेगा, लेकिन वेस्ट एशिया क्राइसिस खत्म हो जाए और सरकार ने जो स्टेप्स लिए शायद वो कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट करे। सुदीप सर, मैं देखा करता था कि जब भी रुपी काफी ज्यादा कमजोर होता था तो शेयर बाजार चिंतित हो जाता था, शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिलती थी। रुपी मजबूत होता था तो एक उम्मीद बनती थी। अब इस स्टेप से डेट मार्केट में एफआईआई आएगा, इक्विटी मार्केट में सीधे तौर पर नहीं आएगा, लेकिन रुपी तो मजबूत होगा, तो इसका असर शेयर बाजार पर कोई दिखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लक्ष्मण जी, मैं एक चीज पहले क्लियर करना चाहता हूं। जो भी स्टेप सरकार और आरबीआई ने आज लिया है ये पॉजिटिव है रुपी के लिए डेफिनेट। पर इसमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एक बैंडेड जैसा है, क्योंकि आपको कंपनी का और सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैलेंस शीट, इंडिया का बैलेंस शीट ठीक करना है तो आपको कैपिटल फ्लोज चाहिए, इक्विटी चाहिए। और इक्विटी कैसे आता है? एक शॉर्ट टर्म आता है एफपीआई के जरिए जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, और लॉन्ग टर्म आता है एफडीआई के जरिए। और तीसरा जो सोर्स है कैपिटल फंड फ्लो का, वो है डेट के जरिए। तो हमने आज फिक्स किया डेट वाला प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल जो इश्यूज थे, टैक्स वाला जो इश्यूज था, वो सब हमने अभी हैव टेकन केयर ऑफ दैट, ताकि डेट कैन फ्लो इन फ्रीली। पॉइंट नंबर 1 फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पॉइंट नंबर 2 हमने क्या किया, एफसीएनआर डिपॉजिट को बहुत ही अट्रैक्टिव बना दिया है, क्योंकि बैंकों के लिए हेजिंग कॉस्ट RBI will cover. So now it's for the banks to go and offer attractive rates and get the deposit, which will happen. So अभी हमारा इनफ्लो डेट के जरिए जो इनफ्लो, अब FCNR डिपॉजिट भी एक तरह का डेट है, GSEC भी डेट है। डेट इनफ्लो इज काइंड ऑफ एश्योर्ड, विच विल एंश्योर कि रुपी पे जो प्रेशर है वो कम होगा और रुपी इंप्रूव करेगा। अब 92 होगा, 93 होगा, वो बताना मुश्किल है। दैट डिपेंड्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट ऑन गल्फ वॉर कब खत्म होता है, ऑयल प्राइसेस कहाँ रहता है, फिस्कल डेफिसिट का बाकी सब कंपोनेंट मिला के क्या स्थिति होता है उसके ऊपर।
पर स्ट्रक्चरली अगर इसको ठीक करना है तो हम लोगों को इक्विटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और इक्विटी में जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो हटाया नहीं गया है, एसटीटी हटाया गया नहीं है, वो भी अभी तक बियॉन्ड एआई, बियॉन्ड अनफेवरेबल रिटर्न प्रोफाइल ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट्स और इंडिया का जो वैल्यूएशन, उसके आगे भी टैक्स स्ट्रक्चर भी फेवरेबल नहीं है। तो आज डेट में जो प्रॉब्लम था टैक्स स्ट्रक्चर को लेके, वो इक्विटी में भी है। उसके अलावा भी और प्रॉब्लम है, एआई नहीं है, रिटर्न्स ठीक नहीं है, वो सब, बट उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कभी ना कभी। आज शायद उसके लिए समय सही नहीं है क्योंकि एआई तो है नहीं, रिटर्न्स अच्छे नहीं है, तो शायद टुडे द राइट डे टू फोकस ऑन दैट, बट वहां पे भी इवेंचुअली ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं जो मानता हूं, ये सारे शॉर्ट टर्म फ्लोज है। अगर आप डेट देखें, एफसीएनआर देखें, एफपीआई का शेयर मार्केट में लिया बेची, ये वाला चीज देखे, तो ये सब शॉर्ट टर्म है, ये आएंगे जाएंगे। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल देश में आता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, परमानेंटली कैपिटल कोई ला रहा है तो परमानेंटली वो आ गया ना, वो एफडीआई है। वो नेट एफडीआई पे ध्यान देना पड़ेगा, एक वार फुटिंग पे उस पे काम करना पड़ेगा और उस पे ठोस कदम लेने पड़ेंगे ताकि वो बढ़े। मैं कहीं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, 159 ऐसे कंट्रीज का एनालिसिस में नेट एफडीआई अगर हिसाब करें तो इंडिया इज कमिंग एट 109। तो मतलब इस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको एफडीआई अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो आपका ये स्थिति सुधरेगा, तभी आपका रुपी असल में स्ट्रांग होगा। तो मेरा कहना है कि एफडीआई से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि अभी कई सारे स्टेप्स की शुरुआत हुई है, तो शायद आने वाले दिनों में जो आप सुझाव दे रहे हैं एफडीआई को लेकर के, वहाँ भी कुछ कदम उठता हुआ दिखे, क्योंकि कई बार संकेत अलग अलग गवर्नमेंट के कॉर्नर से यहाँ पे आए भी हैं। पंकज जैन साहब, जो सुदीप सर कह रहे थे कि ये जो डेट में जो टैक्स से जुड़ी हुई दिक्कतें, तो उसको अभी दूर किया गया है, इक्विटी के लिए नहीं किया गया है। चूंकि डेट में ये किया गया है, तो क्या अब आप लोगों की उम्मीदें बंध गई हैं कि इक्विटी के लिए भी किया जाएगा, या फिर इक्विटी के लिए इस तरह के टैक्स की छूट देना संभव नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक इट कुड डेफिनेटली बी ऑन गवर्नमेंट्स माइंड, इफ नॉट ऑन एजेंडा। और अगर हम देखें आज से जो 2-4 साल पहले गवर्नमेंट की जो थिंकिंग में एक चेंज आया था कि भाई ऑल क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑल एसेट क्लासेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके शुड फॉल इनटू अ टैक्सेशन ऑफ 20%। आई थिंक उसमें ही एक थोड़ा सा फ्लॉ था। उस टाइम भी काफ़ी एक चर्चा हुई थी कि यू कांट पुट द टैक्सेशन ऑन से इक्विटी गेन्स वर्सेस गेन ऑन गोल्ड और वर्सेस गेन ऑन रियल एस्टेट वर्सेस गेन ऑन बॉन्ड्स ऑन अ सिमिलर प्लेटफॉर्म। इक्विटी में जो भी आदमी निवेश कर रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्गर टर्म है, वो एक रिस्क ले रहा है, एंड दैट रिस्क मे नॉट बी prevalent in investments in that kind of risk may not be prevalent in investments in say real estate हुआ, बॉन्ड हुआ या गोल्ड हुआ। सो आपको एक जो एक इन्वेस्टर रिस्क ले रहा है उसको डेफिनेटली एक बेनिफिट देना पड़ेगा। तो ये जो एक चेंज ऑफ पॉलिसी गवर्नमेंट की थिंकिंग में आई थी, आई थिंक दैट इटसेल्फ वाज अ बिट फ्लॉड। तो अब मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट शायद ये समझ रही है आफ्टर लॉट ऑफ डैमेज दैट हैज बीन डन कि मे बी इसमें कहीं ना कहीं हमारे को एक रीथिंकिंग लेनी चाहिए। बट वेदर दैट विल एक्चुअली हैपन और नॉट, आई थिंक जो डेट वाला पार्ट था दैट वाज द इजियर पार्ट। ये तो काफ़ी दिनों से आ रहा था कि अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम देखें जितने भी डेवलपिंग या डेवलप्ड नेशंस है, कहीं पर भी इस तरह का बॉन्ड्स पे टैक्सेशन नहीं है। सो आई थिंक दैट वाज द इजियर पार्ट। पर इक्विटी में शायद कहीं ना कहीं एक 5-10% लोगों को उम्मीद थी शायद आज अनाउंसमेंट के साथ इक्विटी में आए, दैट वाज वन ऑफ द रीजन शायद बाद में मार्केट जो गिर गया। अब जो अगला अगर कभी ऐसी उम्मीद है तो आई थिंक दैट कुड बी ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन, बट दैट नॉट ऑल दैट इजी। आई थिंक इतना आसान नहीं है, दैट इज मोर ऑफ अ विशफुल लेकिन एक चीज और देन दैट विल हैपन। बट बिल्कुल आपने कहा विशफुल थिंकिंग रख सकते हैं। एक सवाल और जो कई लोग चर्चा भी कर रहे थे पंकज जैन साहब, कि अगर हम इक्विटी में अभी टैक्स को घटा दें तो लोग पैसा डालने के बजाय निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके लिए और ज्यादा लिक्विडेटिव हो जाएगा। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू फ्यू रेलेवेंट पीपल
एक थिंकिंग ये भी है, अगर गवर्नमेंट इस पे कुछ एक रिलैक्सेशन दे भी दे, जिस तरह का इस टाइम मोमेंटम बना हुआ है एफआईज का, आई थिंक दे बीन यूजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी गुड और बैड टू पुल आउट मनी। तो ऐसा ना हो कि वो रिलैक्सेशन दे दें और मार्केट्स एक शॉर्ट टर्म जंप अप भी दे और उसमें भी पैसा बाहर जाए। सो आई थिंक उसमें एक काफ़ी डिसेंट होमवर्क करना पड़ेगा। गवर्नमेंट विल हैव टू, क्योंकि वो एक ऐसा सॉर्ट ऑफ तीर कमान होगा कि उसका फ़ायदा होना चाहिए। सो आई थिंक डेफिनेटली इट्स नॉट ऑल दैट ईजी, बट आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट कुड बी इन कंसिडरेशन। उसके अलावा जैसा हम बात कर रहे हैं कि अगर हम देखें भी, जो प्रॉब्लम एरिया ऑफ स्टॉक मार्केट की रही है दैट हैज़ बीन द लार्ज कैप्स। अगर हम पिछले 2-3 महीने में देखें, इन स्पाइट ऑफ ऑल द पुल आउट, medium good mid cap stocks and good small cap stocks have done exceedingly well. mid cap index तो अपने closer to lifetime high या 52 वीक हाई गया। उस पे मैं आऊंगा अलग से चल करके, मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर और लार्ज कैप में आऊंगा आगे चल के, लेकिन ये वाला इशू इस पे शायद सुदीप सर कुछ जोड़ना चाह रहे थे। लक्ष्मण जी, मैं सिर्फ यही बोलना चाहता था कि टाइम बिल्कुल सही नहीं है कैपिटल इक्विटी में टैक्स निकालने का, क्योंकि उससे, जैसे आपने जिक्र किया, पंकज जी ने भी बोला कि शायद पैसा अभी और बाहर जाएगा। उसको भी प्लग करने का एक तरीका है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करके आगे से करना पड़ेगा। मान लीजिए आज अनाउंसमेंट आया तो करना पड़ेगा कि 1 जुलाई से टैक्स निकाला जाएगा, एनी इन्वेस्टमेंट मेड आफ्टर 1 जुलाई, ताकि नया इन्वेस्टमेंट आए, पुराने इन्वेस्टमेंट वो बेनिफिट ना मिले। पर मैं जैसे पहले मैं भी हिंट दे रहा था कि उसका टाइम अभी नहीं है, क्योंकि ग्लोबल निवेशक देख रहे हैं कि कोरिया, ताइवान, हर जगह, यूरोप, चाइना, जापान, हर जगह पे रिटर्न इज सिग्निफिकेंटली हायर देन इंडिया। तो इंडिया में पैसा नहीं लगाएंगे। आप टैक्स निकालो या कुछ भी करो, टैक्स के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करता है। तो प्रॉफिट नहीं है, उसको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो वो क्यों करेगा? तो उसके लिए टाइम है, पर सही टाइम पे उसको भी निकालना जरूर पड़ेगा और वो करना भी चाहिए। और जब भी किया जाए उसको प्रोस्पेक्टिव किया जाए, रेट्रोस्पेक्टिव ना किया जाए, यही स्ट्रक्चरली सही होगा। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि अभी करने का समय नहीं है, लेकिन जब भी किया जाए तो आगे की तारीख से लागू उसको किया जाए, ताकि तत्काल करेंगे तो उसका अलग रिएक्शन यहाँ पे दिखेगा। रजनी, एक मुद्दा जो अभी सुदीप सर उठा भी रहे थे कि ये एफआईज को टैक्स का रिलैक्सेशन देना या फिर दूसरे जो मेजर हैं वो दरअसल शॉर्ट टर्म में कैपिटल को तो ले आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैपिटल लाना है, चाहे एफडीआई जैसे कैपिटल लाना है जो ब्राउन फील्ड या फिर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में जाके पैसा लगाएं, तो उसके लिए आपको कुछ अलग पॉलिसी डिसीजन लेना होगा। आपको क्या लगता है, ये पॉलिसी डिसीजन कितने कारगर होंगे या फिर पूछो कितनी जरूरत है उसकी? एक्चुअली अगर हम एफडीआई का भी देखें तो जैसा कि मैंने कहा, अगर हम ग्रॉस एफडीआई देखें, जो एफडीआई इंडिया में आ रहा है तो वो अच्छा है, नंबर आ रहा है अराउंड $80 बिलियन आ रहा है और उसमें हमें अच्छा ग्रोथ भी दिख रहा है। नेट कम जो हो जा रहा है क्योंकि देख रहे हैं अब ये इंक्रीजिंगली, और FY 26 में ही नहीं, हमने FY 25 में भी देखा, लास्ट 2 इयर्स हम देख रहे हैं कि इंडियन इन्वेस्टर्स वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एफडीआई आउटफ्लोज अब काफी बढ़ गया है इंडिया से, और साथ साथ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी हो रहा है, तो इस कारण से नेट एफडीआई कम हो जा रहा है। गोइंग फॉरवर्ड ये जो ट्रेंड है ये मोस्ट प्रोबब्ली ये कंटिन्यू करेगा। सो रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड ये एफडीआई आउटफ्लोज जो हमें दिख रहा है वो ट्रेंड इज हियर टू स्टे। तो तरीका ग्रॉस एफडीआई है, हम उसको और भी बढ़ाएं, हम और मेजर्स ले जिससे कि वो और भी बढ़े। अगेन उसके लिए इट गोज बैक टू बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करते हैं, जो कि काफी इंप्रूव हुआ है, बट अगर हम उस पर और फोकस करें तो उससे ग्रॉस एफडीआई फ्लोज में काफी फर्क पड़ेगा, वो और भी इम्प्रूवमेंट होगा। सो आई थिंक गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई भी किया है कि डीरेगुलेशन फोकस रहेगा गवर्नमेंट का आगे चल के, इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अगर उन सब पे काफी काम होता है तो हमें एफडीआई इंप्रूव होते हुए दिखेगा। क्योंकि बाकी अगर आप देखिए तो पहले हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के लिए वो भी एक कंसर्न है कि अगर एफडीआई कम आता है तो उसका एक कारण ये भी है कि हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई है, बट उसमें लास्ट फ्यू इयर्स में काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो मुझे लगता है उसमें काफी कुछ हो रहा है ऑलरेडी, आगे चल के भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो जरूरत ये है कि अगर हम रिफॉर्म्स में फोकस करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करें
और रेगुलेशंस को थोड़ा ईज करें, तो उससे ग्रॉस तो एफडीआई में ज्यादा और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी बढ़ोतरी हो रहेगी। हाँ, देवोपम इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? जी, मुझे सुदीप जी का वो पॉइंट बहुत ही रेलिवेंट लगा जहां पे उन्होंने कहा कि ये बैंडेड सॉल्यूशंस है। ऑब्वियसली एफपीआई जिसे हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स में हॉट मनी कहते हैं, आज है कल है, उस पर आप ज्यादा रिलाई नहीं कर भरोसा सकते नहीं। फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एफडीआई इज व्हाट वी नीड, जो कि लॉन्ग टर्म पैसा है। इसके वजह से कहीं ना कहीं जो ऑन द ग्राउंड जॉब क्रिएशन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन एफडीआई इनफ्लोज। अगर आज का जीडीपी डेटा भी आप देख लें तो आप ही ने शुरुआत में कहा स्लो डाउन कंस्ट्रक्शन में है, स्लो डाउन माइनिंग में है, स्लो डाउन पब्लिक गुड्स एंड पब्लिक सर्विसेज में है, जबकि ये सारे सेक्टर्स आर मास एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स, जो कि सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं हमारे, जो ज्यादातर वर्किंग क्लास इंडिया में है, अनफॉर्चुनेटली सेमी स्किल्ड है, और इनको एब्जॉर्ब करने के लिए यही सब सेक्टर काम में आती है। और अगर यहाँ पे एफडीआई स्लो हो जाती है या फिर यहाँ पे प्राइवेट डोमेस्टिक केपेक्स भी अगर स्लो हो जाती है, तो एक बड़ा सा प्रॉब्लम जॉब क्रिएशन पे आ सकता है, एंड जिसका इम्पैक्ट हमें हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड पे भी दिखेगा। अगर आज के जीडीपी नंबर्स पे भी आप थोड़ा ध्यान दें, अगर आप नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटल जीडीपी का डेटा देखें, तो वहां पे आपको एक साफ स्लो डाउन दिखेगा, विच इज बिगर देन द स्लो डाउन इन ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी नंबर्स। नॉमिनल जीडीपी पर नॉमिनल पर कैपिटल जीडीपी जो पर पर्सन कितना उन्होंने जीडीपी जनरेट किया है, उसका एक मेजर है, या फिर वो पर पर्सन इनकम का भी आप प्रॉक्सी पकड़ सकते हो उसको। वो FY24 में 10% ग्रोथ दिखाया था, जबकि FY26 में वो 10% नीचे आके 7.9% हो चुका है। तो दिस अकॉर्डिंग टू मी इज अ साइन ऑफ इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, जो कि लैक ऑफ जॉब क्रिएशन, लैक ऑफ क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी के लिए आ रहा है, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है कंजम्पशन। सिमिलरली ये डेटा में एक जो नॉमिनल पर कैपिटा पीएफसी, जो कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हम और आप क्या खर्चा करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं इंडियन गुड्स पे, उसका एक डेटा पॉइंट है, वो भी 8.8% FY24 से नीचे आके 8.4% हो चुका है। सो ऑल्दो ओवरऑल लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ हमें दिख रहा है इन सम ऑफ द स्पेसिफिक नीश सर्विसेज सेक्टर्स लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, लाइक आईटी, लाइक रियल एस्टेट सर्विसेज, या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज, लेकिन जो मास एम्प्लॉयमेंट एरियाज है वहां पे अगर स्लो डाउन आ जाती है, तो दैट कैन एक्सेंचुएट जो हमारा इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है, वो और ज्यादा हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और जिसके वजह से कंजम्पशन सिस्टम सस्टेनेबली ऊपर नहीं जाएगा। अगर कंजम्पशन ऊपर नहीं जाती है, तो कंट्री लाइक इंडिया, जो कि कंजम्पशन पे ही थ्राइव करती है, उसके लिए सस्टेनेबल ग्रोथ जनरेट करना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा, कंजम्पशन को बढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस चर्चा को आगे जारी रखें। साथ ही साथ शेयर बाजार के जो निवेशक देख रहे हैं उनसे उनको भी आगे का गाइडेंस मिलेगा कि अभी आज के सारे घटनाक्रम के बाद आपका नजरिया क्या होना चाहिए, इस पर आगे बातचीत करेंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि दिन भर में जो 3 अलग अलग चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, सरकार की तरफ से विदेशी निवेश के लिए कदम उठाना, टैक्स में छूट देना, आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं करना, लेकिन एक चुनौती बताते हुए स्टेटमेंट देना, और साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े। इन तीनों के बाद आगे यहाँ से क्या आपका नजरिया होना चाहिए अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं तो, अर्थव्यवस्था के लिए इससे क्या संकेत मिले। हमारे साथ 4 विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। सुदीप सर, मैं आपके पास आऊँगा। जो अभी चर्चा कर रहे थे देवोपम ब्रेक पे जाने से पहले कि कंजम्पशन बढ़ाना एक बड़ा चैलेंज है, और कई सारे सेक्टर उन्होंने जिक्र किए जो जीडीपी के डेटा में निकल कर सामने आए, जहां पे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ दिख रहा है। तो एक शेयर बाजार के निवेशक होने के नाते आपको कहां पे कंसर्न है इस मोर्चे पे? देखिए, देवोपम जी का कहना बिल्कुल सही है। कंजम्पशन बढ़ाना, कंजम्पशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और मुझे जो अभी दिख रहा है सामने, एल नीनो के चलते मॉनसून नॉर्मल से कम होने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो रूरल कंजम्पशन पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जो नेचुरली कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑटोमोबाइल्स, उसमें 2 व्हीलर्स पर्टिकुलरली, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आने की संभावना रहेगी। तो और इसके सारे इम्पैक्ट बहुत सारे और सेक्टर्स पे आएंगे, जिससे चलते ओवरऑल अर्बन कंजम्पशन में भी एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मुझे तो एल नीनो जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है,
उसका बहुत बड़ी चिंता है। और मुझे लगता है कि गल्फ वॉर भगवान करे खत्म जल्दी हो जाए, इसके बाद हम लोगों को इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा इंडिया स्पेसिफिक है और इसका जो असर है वो भी इंडिया स्पेसिफिक है। आज जो वेस्ट एशिया ऑयल प्राइस बढ़ना ये ग्लोबल इशू है और इसके बाद हम लोग को डोमेस्टिक इशू पे फोकस करना पड़ेगा जो कि कंजम्पशन को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ये आपने बहुत सही कहा। इस पे दरअसल मैं आगे चल कर आऊँगा, रजनी और देवपम दोनों से पूछूंगा कि ये वेस्ट एशिया क्राइसिस अगर लंबा खिंचता तो आपको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है पूरी इकोनॉमी की रफ्तार। लेकिन पंकज जैन साहब, जो कंसर्न इन्होंने बताया सुदीप सर ने कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या फिर कंजम्पशन सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, जो सेक्टर है, वहाँ पे एक आने वाले कुछ क्वार्टर तक आपको चिंता दिखेगी। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखो लक्ष्मण जी, चिंताएं तो हैं, बट हमें अगर हम एक ये देखें कि ग्लास आधा खाली है आधा भरा है, इसको अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे देखें, हमें ये देखना पड़ेगा विज़ स्टॉक मार्केट कि कितना कुछ इनबिल्ट हैगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इक्विटी मार्केट जो होती है इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक एनिमल। तो जितने भी नेगेटिव्स की हमने अभी बात की, इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड नॉट सो गुड मानसून्स, इसमें ऑलरेडी जो हमारी मार्केट्स के जो इस टाइम वैल्यूएशन चल रहे हैं कि इसके अंदर ऑलरेडी कितना इनबिल्ट है। एंड इस पे अगर कुछ भी थोड़े बहुत पॉजिटिव ट्रिगर आते हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए इस टाइम जिस तरह का एफआईज का रवैया है, जिस तरह से वो सेलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से मैसिव शॉर्ट पोजीशंस पे वो खड़े हुए हैं, रादर दे बीन बिल्डिंग ऑन दैट पोजीशन। सो वी जस्ट नीड वन बिग ट्रिगर फॉर मार्केट टू टेक अ स्मॉलिश यू टर्न काइंड ऑफ थिंग। और उसमें अगर हम थोड़ी सी अगर एक सोच इस तरह की रखें, that trigger could be some initiative by Government of India, that trigger could be sooner than later closure of Gulf War, that initiative could be not so bad monsoon, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून अब 90% के करीब एवरेज से होगी वो होगी। एंड दैट ट्रिगर कुड ऑल्सो बी जिस तरह की इस टाइम बैलून लाइक वैल्यूएशंस इंटरनेशनल मार्केट्स में हुई है बिकॉज ऑफ एआई हार्डवेयर रिलेटेड काइंड ऑफ स्टॉक्स, उनमें कोई डीपर करेक्शन आ जाए ये मान के कि अब वो मोर देन मैच्योर हो गए हैं। आज हम एक छोटा सा झटका हमने कोरियन मार्केट में देखा था, ड्यूरिंग द डे दे वर डाउन बाय 4-5%. So that could also be addition. So you never know, you know, equity market is a market of surprises. जो आपके सामने दिखता है ज़्यादातर हम देखते हैं कि उससे विपरीत ही होता है। एंड जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि विज़ कि अगर रुपये में स्टेबिलिटी आती है, क्रूड में स्टेबिलिटी आती है, तो हमने देखा है कि जो 4-5 बड़े सबसेट्स होंगे जिससे मार्केट हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, चाहे वो एफआई का सेलिंग हो, चाहे वो हायर क्रूड प्राइसेस हो, चाहे वो वीकनिंग ऑफ रुपी हो, तो इनमें जैसे जो आरबीआई ने या गवर्नमेंट ने आज कदम उठाए हैं टुवर्ड स्टेबिलिटी ऑफ रुपी, आई थिंक दैट शुड प्रोवाइड सम स्टेबिलिटी। और इसके अंदर अगर क्रूड में भी स्टेबिलिटी या एक मार्कडाउन आ जाता है टुवर्ड्स $85-86, दैट कुड बी एडिशनल फैक्टर। और ये सब चीज़ें कि Q1 Q2 चैलेंजिंग होंगे, कंजम्पशन स्टॉक्स में चैलेंजेस रहेंगे, मानसून में चैलेंजेस है, आई थिंक काफ़ी कुछ इनबिल्ट है। सो आई थिंक नाउ द चैलेंज राइज कि विदिन दिस डोमेन व्हाट आर द बेस्ट प्लेयर्स। अगर आपको फुटबॉल खेलनी है, सो व्हाट इज द बेस्ट काइंड ऑफ प्लेयर्स विच यू थिंक यू शुड प्ले विद। तो सेक्टर्स में चेंजेस आ गए हैं। सेक्टर्स में अगर हम देखें जहां पर बड़ी बड़ी एफआईज की होल्डिंग है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, आई थिंक दीज आर द सेक्टर्स वेयर दे हैव बीन क्रिएटिंग लिक्विडिटी। क्योंकि छोटे छोटे मिड कैप, स्मॉल कैप, चाहे वो अच्छी क्वालिटी की है, वहां पर रादर दे बीन एडिंग इनटू गुड मिड कैप स्टॉक्स, और वहां पर बेच के कोई बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट भी नहीं होती। सो फॉर द टाइमिंग यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, एंड यू हैव टू सर्च फॉर गुड मिड कैप्स, गुड सेक्टर्स, समथिंग लाइक हेल्थ केयर, समथिंग लाइक फार्मास्यूटिकल, समथिंग लाइक एनर्जी इक्विपमेंट। सो ऐसा नहीं है इतना, अगर कोई भी मार्केट में एक सचेत इन्वेस्टर है या उसका एक अच्छा गाइड हैगा, सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट दैट काइंड ऑफ एरियाज। सो आई थिंक यू हैव टू लिव विद काइंड ऑफ मार्केट दैट इज प्रिवेलिंग एंड स्पॉट द एरियाज। अभी भी पिछले 3-4 महीने में मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, सम अदर सेक्टर्स में, मेटल्स में पीपल हैव मेड अबाउट 20-30% रिटर्न। सो ऐसा नहीं है कि हर चीज हेजी है, हर चीज क्लाउडी है। Within this domain, I think there are areas where equity market is still delivering returns, and let's be optimistic. जो मैंने 4-5 पैरामीटर कहे हैं, I think काफी समय हो गया है, 1.5-2 साल से market has been struggling. I think we are looking at sunshine sooner than later. चलिए, यही आपकी बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप
कितनी भी दिक्कत हो लेकिन वहां पे पॉजिटिव चीजें ढूंढ लेते हैं। सुदीप सर, एक सवाल आपसे पूछूं फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा कि इस गवर्नमेंट के स्टेप से एक चीज माना जा रहा था कि सरकारी बैंकों के लिए बड़े फायदेमंद होगा ये एफपीआई पे टैक्स में छूट देना, चूंकि बॉन्ड में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा होती है और सरकारी बैंक समय समय पर अच्छा परफॉर्म करते भी रहे हैं। बिल्कुल सही लक्ष्मण जी, आई थिंक ये सरकारी बैंक के लिए अच्छा स्टेप है और मैं ये मानूंगा ये साथ में, क्योंकि इन्होंने एफसीएनआर डिपॉजिट में जो हेजिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया आरबीआई ने, उसके चलते प्राइवेट बैंक्स के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एफसीएनआर के जरिए होगा, वहां पे द रियलिटी इज प्राइवेट सेक्टर विल डेफिनेटली, इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? वहां पे प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में है, दोनों जगह पे है। मैं ये मानता हूं अगर आपको थोड़ा लंबा रहना है तो पब्लिक सेक्टर बैंक में जरूर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो अभी बोलूंगा कि जो लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो लोग दबा के एफसीएनआर डिपॉजिट मोबिलाइज करेंगे और उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में इसी कॉन्टेक्स्ट में उनको मिलता रहे। लेकिन एक मुद्दा जो बार बार आप सभी मेहमानों ने उठाया, उस पर मैं रजनी आपसे फिर देवोपम आपके पास जाऊंगा। जो वेस्ट एशिया क्राइसिस, सारी चीजें एक तरफ, अगर वेस्ट एशिया क्राइसिस नहीं खत्म होता है तो फिर वो सारे किए धरे पे पानी फेर देगा। आप लोगों का असेसमेंट क्या है रजनी कि ये कितना दिन तक चलेगा, तो कितना इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि अब जो हालात है ये लग रहा है कि शायद हफ्ता दिन 10 दिन के भीतर ये चीजें खत्म होता हुआ दिखे। मान लिया 2 हफ्ते के भीतर खत्म हो जाता है तो हम लोग अंडू वाले स्थिति में कब पहुंच जाएंगे? लक्ष्मण जी, आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये क्राइसिस कब खत्म होगा बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस सिचुएशन में हमने क्या किया है कि हमने सिनेरियो एनालिसिस क्या किया है। अगर ये वैसे खत्म हो जाता है 2 हफ्ते में जैसा कि आप कह रहे हैं, तो हमारा assumption है कि क्रूड ऑयल प्राइस एवरेज रहेगा अराउंड $90। तब हमने अज्यूम किया है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ पे बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ स्लो होगा अराउंड 6.7%। लेकिन अगर ये और लिंगर करता है और अगर क्रूड ऑयल प्राइस एवरेज ज्यादा रहता है अराउंड $100, तो ग्रोथ फिर लोअर होगा अराउंड 6.5%। और अगर उससे भी ज्यादा, अगर हम $110 देखते हैं एवरेज, तो ग्रोथ अराउंड क्लोजर टू 6% जा सकता है। तो क्योंकि इतना लैक ऑफ क्लैरिटी है कि ये क्राइसिस कब खत्म होगा और क्रूड ऑयल प्राइस क्या रहेगा, तो उस हिसाब से हमने अपना डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया है। बट हाँ, मेन पॉइंट ये है कि जीडीपी ग्रोथ मॉडरेट होगा इस साल से। बेस्ट केस में भी वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 6.7%। आरबीआई का प्रोजेक्शन इनफैक्ट इससे भी थोड़ा कम है, 6.6। और अगर ये क्राइसिस लिंक करता है और प्राइस हाई रहता है, तो इट कैन गो एज लो एज 6% एंड इवन लोअर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो मैं यही कहूंगी वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में। इसमें एक चीज बता दूं कि जब ये मामला निकल कर आया जीडीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की तरफ से, कि आप किसकी तरफ हैं, जो आपने डेटा दिया अनुमान का या फिर आरबीआई ने जो डेटा दिया उसकी तरफ? तो एक इशारा ये था कि आरबीआई ने जो अनुमान घटाया मोटा मोटी हम लोग इसी को मान के चल रहे हैं, लेकिन डाउन साइड रिस्क वहां पर रहेगा भी। देवोपम, ये एक मुद्दा है, हर किसी की निगाह इसी बात पर टिकी है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस, ईरान वॉर कब खत्म होता है, उसके बाद ही सारे जीडीपी के अनुमान, इकोनॉमी की रफ्तार का अनुमान तब तक चलता रहेगा। आप लोग कोई सिनेरियो एनालिसिस किया है? जी, दैट इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे रजनी ने कहा, ये बोलना काफी डिफिकल्ट है विद कन्विक्शन की एक्चुअल में क्या होने वाला है। लेकिन मान लो अगर जून में भी ये क्राइसिस ओवर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि पूरा एक क्वार्टर FY27 का ये क्राइसिस के वजह से हमारा क्रूड प्राइसेस हाई रहा, हमारा इंपोर्ट वॉल्यूम्स कम हो गए, क्रूड के इंपोर्ट वॉल्यूम्स कम हो गए, और जिसकी वजह से जो एमएसएमईज का पेट्रोकेमिकल या हाइड्रोकार्बन जैसे इनपुट्स यूज करते हैं, उनके लिए काफी दिक्कतें हुई। तो ऑब्वियसली रेस्ट ऑफ द एक क्वार्टर खराब होने की वजह से रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स में ऐसा तो कोई कुछ मेजर इंप्रूवमेंट तो नहीं हो जाएगा कि जिसकी वजह से जीडीपी एस्टिमेट कंफर्टेबल रहे। तो जीडीपी में एक इवन इन द बेस्ट केस सिनेरियो भी जीडीपी में एक अच्छा खासा स्लो डाउन हमें देखने को मिलेगा। और जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल अप्रैल का जो WPI एस्टिमेट्स था, होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो एस्टिमेट्स था, उसमें भी है
जैसे कि आप अगर अमोनिया गैस का बात करो तो उसमें इन्फ्लेशन लगभग 20% का था। अगर आप पॉलीइथिलीन का बात करो तो उसमें इन्फ्लेशन 15% का था। अगर आप नैप्था की बात करो, जो कि एक बहुत मेजर कंपोनेंट होता है, काफी रिलेटेड एमएसएमईज ये इसको यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसमें इन्फ्लेशन 80% के आसपास था। तो ये जो पेट्रोकेमिकल में जो इन्फ्लेशन अप्रैल में रहा है, मोस्ट लाइकली ये मई और जून में भी रहेगा, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो काफी सबड्यूड हो चुका है और इंपोर्ट कॉस्ट भी काफी बढ़ गया है, ये सब चीजों का, ओवरऑल क्रूड का। तो ग्रेजुअली ये फीडिंग करेगी ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन में भी, ये फीडिंग करेगी प्रोडक्टिविटी में भी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एमएसएमईज। तो हमें थोड़ा सा तो स्ट्रेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा ओवरऑल, particularly within the MSME space, because शायद large companies के are deep pocketed enough, जिनके पास sufficient inventories या sufficient cash balances है, जो ये क्राइसिस वेट कर जाए। लेकिन जो हमारे एमएसएमई भाई बंधु हैं, उनके लिए तो ये डेफिनेटली बड़ा एक चुनौती रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, इवन इफ द और ये चुनौती रहेगी। और चुनौती अगर जून में भी खत्म हो जाता है ईरान वॉर, तो ये पूरे क्वार्टर तक की चुनौती बनी रह सकती है। लेकिन इन चुनौती के बीच बीच में सरकार जिस तरह से कदम उठाना शुरू किया है, आने वाले दिनों में कुछ और कदम उठते हो तो शायद उसके असर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। तकरीर से आवाज, नमस्कार।